अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, तहरीके अदम एतमाद पर हम देख रहे हैं कि सियासी और कानूनी जंग इस वक्त तेज़ी के साथ जारी है। अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए आने वाले जो दिन है वो इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। आज अदालत में भी आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर इंतहाई अहम समाअत हुई। हमने देखा कि अदालत की जानिब से इस मामले पर इंतहाई अहम रिमार्क्स भी दिए गए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 63A की रूह को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ में यह भी कहा गया कि ऐसे मामलात रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जितना मर्जी गुस्सा हो, पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। साथ में यह भी कहा गया कि अगर आप अलल ऐलान वोट देंगे तो जमात छोड़नी पड़ेगी, फिर मामला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। साथ में उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि वोट के बगैर 63A लग ही नहीं सकता। देखना यह है कि वोट के बाद रुकन के साथ क्या होगा। बहरहाल हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी आज दलाइल दिए गए और अदालत में इस पर बड़ी अहम समाअत हुई। इस पर आज प्रोग्राम में बात भी करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि जो इत्तेहादी हैं उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अपोजिशन के साथ MQM वक्त ने आज आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात की और खबरें ये आ रही हैं जराए से कि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात तय पा गए हैं। लेकिन ज़ाहिर आमिर खान ने आपसे कुछ देर पहले बात भी की। उन्होंने कहा कि अभी तय नहीं हुआ कि हम किस तरफ जाएंगे। क्या वाकई MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात तय पा गए हैं? आसिफ अली जरदारी ने आज मुलाकात भी की है। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान का ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच कायरा साहब आपके वक्त का। कायरा साहब, इत्तेहादी अभी तक ना इधर ना उधर मुलाकातों मुशावरतों का सिलसिला जारी है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वोटिंग से एक दिन पहले या वोटिंग वाले दिन आपको बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं अपोजिशन को। अपोजिशन भी यही बात कर रही है। आज आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई है। तो सर, क्या चल रहा है? MQM के साथ मामला तय पा गए क्या आपके? अच्छा जी कायरा साहब, आप सुन सकते हैं? ठीक है, कायरा साहब की तरफ वापस भी जाएंगे। ठीक है, कायरा साहब गालिबन हमें सुन नहीं पा रहे। एहतशाम साहब, अदालत में आज बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। जाहिर है जो रिमार्क्स देखें अदालत की जानिब से तो इस पर कुछ भी कंक्लूड करना या कंक्लूजन निकालना तो ज़ाहिर है मुश्किल है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या फैसला दिया जाएगा रिमार्क्स को अगर देखें तो? सोनिया, देखिए, गवर्नमेंट और अपोजिशन की 3 साल से जो सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है, अब बाज़ार ये लग रहा है कि किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। लूज़र्स और विनर्स के भी बारे में कुछ नहीं पता। पहले हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, फिर हुकूमत और अदारों के दरमियान बातें कहा जा रहा है कुछ हो गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा डिफरेंट किस्म की ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। बाज़ार लग रहा होता है किसी वक्त वो कह रहे हैं कि जी नई पार्टी का वोट होता है, आप नहीं जा सकते, ये फ्लोर क्रॉसिंग जो है ना वो लाजमी हो जाती है, डिफेक्शन क्लास जो है ना इन्वोक हो जाती है। कुछ कहते नहीं वोट नहीं डाला गया तो नहीं हो सकता। हाँ। अटॉर्नी जनरल जो हैं, जो चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी हम किसी को वोटिंग से नहीं रोकेंगे। इस लिहाज से तो अपोजिशन के लिए एक मैं समझता हूँ कि बड़ी सेटिस्फाइंग सिचुएशन। अब सवाल अगला ये है, 1.5 माह से सोनिया किसी शख्स ने महंगाई का नाम लिया है? महंगाई किधर चलेगी? लोगों के मसाइल मुश्किलात किधर चलेंगे? माज़रत के साथ लोग आज तभी कह रहे हैं कि जी सियासी लोगों की, सियासी जमातों की, शायद कुछ और लोगों के भी जो है ना वो अपने ज़ाती मफादात जो है ना वो कौमी मफादात जो है ना उससे आगे चले जाते हैं, नतीजतन चीज़ें सफ़र करती हैं। बहरहाल अभी कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये सेटअप रहेगा नहीं रहेगा, गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ तय है सोनिया कि जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि लड़ाई लड़ी जा रही है और जिस तरह आगे जा रही है, तो इसमें बहुत सारी मुश्किलात लोगों को नज़र आ रही हैं। बाहर से भी अब देख रहे हैं, लिखने वाले बोलने वाले वहाँ से भी बातें आ रही हैं कि एक स्टैंड स्टिल की सिचुएशन बन गया, जैसे चीज़ें रुक नहीं गई होती। अच्छी बात है, कायरा साहब की पार्टी जिस अंदाज से जमहूरी कदरों को लेकर चलती रही है, बहुत से लोग उनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं पार्टी से, लेकिन बहरहाल वो जो जिस अंदाज से वो सियासत करते हैं वो बिल्कुल बहुत से अवानों से उसको जिसको सराहा भी जाता है। ठीक है, तो कायरा साहब ज्वाइन कर लिया। मैं सवाल यहीं से शुरू करूँगा कि लोग इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं, और मैं देख रहा हूँ शायद मुझसे एग्री करें कि वोट बैंक इसका थोड़ा या ज़्यादा है, अदारों में है, जहाँ पे भी है। वो लोग जो है ना बड़ी, आप ट्विटर पे देखें कहीं और देखें, बड़ा सीरियसली इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। पहले तो वो बात मान रहे थे, इसके अपने लोग भी कह रहे थे कि जी नाली है, डिलीवर नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जी जिस चोर दरवाजे से लोगों को लाया जा रहा है, ज़मीन खरीद के लोगों को वोट दिया जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो लगता है कि ये अल्टीमेटली
इमरान के खिलाफ जाए या हक में जाए उसी को फ़ायदा होगा, अपोजिशन को नहीं होगा। आप कैसे देखते हैं इसे? एहतिशाम साहब, एक तो देखिए ना, कुछ रियलिटी सामने रखनी चाहिए। जब भी कभी अदम एतमाद का मरहला आएगा तो हुकूमत हासिल करती है, और ये जरूरी नहीं कि वो इत्तेहादी हुकूमत हो, हुकूमत किसी एक जमात की भी हो सकती है। और आइन का तकाजा ये है कि एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे अगर वजीर आजम नाकाम हो जाता है और वजीर आजम को इक़्तिदार से अलग करना जरूरी हो जाता है, तो फिर ये उसके ऑप्शन की बजाय एक रास्ता रखा गया कि आप अदम एतमाद के जरिए वजीर आजम को इक़्तिदार से अलग कर सकते हैं। उसमें उनकी जमात के लोग अगर उसके खिलाफ डिसेंट नहीं करेंगे, इख्तलाफ नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगी अदम एतमाद, कैसे होगा इक़्तिदार से अलग? तो ये तो रखा ही गया। इसकी तो लॉजिक ये है कि कसरत से कुछ लोग, अक्सरियत से कुछ लोग, एक ग्रुप जो है वो टूटेगा, वो अलग होगा, और वो अपने असूल की जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात है उसकी बुनियाद पे वजीर आजम के खिलाफ वोट देगा। हाँ, अब है कि जी वोट देगा तो डी सीट हो जाएगा। डी सीट होने के भी क्वालिफिकेशन ऐसे नहीं है कि डी सीट अचानक हो जाएगा। डी सीट कैसे होगा? डी सीट में भी उन्होंने बाकायदा तस्रीह कर दी कि जी डी सीट होने के लिए पहले पार्टी लीडर जो है वो खत लिखेगा, रेफरेंस भेजेगा स्पीकर को। स्पीकर की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। स्पीकर 2 दिन के अंदर अंदर उसको भेज देगा इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन 1 महीने में उस मेंबर को बुलाएगा, उससे राय लेगा, उससे उसका मुद्दा पूछेगा, फिर अपनी ओपिनियन देगा। अगर वो उसको डिसीड करता है उसके खिलाफ अपील होगी। अगर ये था कि उसको फौरी तौर पे वोट डालते ही उसने हो जाना है मेंबर ने डी सीट, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता नहीं है, जो स्पीकर ने भेजा उसको नोटिफाई करे, डी सीट कर दे। तो जब आइन बनाने वालों का मुद्दा मकसूद क्या था, वो ये था कि जी उसके ऊपर माइंड अप्लाई किया जाए, और बिल्कुल बरतानिया हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, जापान हो, पार्लिमानी जमहूरियतें जहां जहां हैं वहां ये क्लाज रखी गई है एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे, और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये कहना कि जी हमारे लोग बिक गए हैं, जब वो लोग कुरान पे हाथ रख के कह रहे हैं, और हमारे वजीर आजम साहब तो रोज ये कह रहे हैं मैं नेकी और बदी की लड़ाइयां लड़ रहा हूँ, मैं मदीने की रहमत की बातें कर रहा हूँ, तो खुद तो जो कोई कह रहे हैं उस पे उत्तम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन नाम दो लेने चीजें कायर साहब, 2 चीजें होनी। एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2-3-4 दिन में आता है, वहां से भी क्लैरिटी आ जाएगी वो क्या कहते हैं, उनसे राय मांगेगी। ये दूसरा एक चीज जो बहुत लोग कहते रहे हैं कि जी ये पहली दफा ये सिचुएशन आई है कि जी जिसके बारे में हुकूमत एजिटेट कर रही है कि जी ये लोग हमारे खिलाफ हैं, इनको रोका जाए। और जिस तरह आपने कहा, ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि जी ये जिसको कहते हैं डिफेक्शन क्लास लागू नहीं होती अंडर समबडी वोट्स अगेंस्ट एनीवन, ठीक है ना। लेकिन एक और बहस भी कारा साहब छिड़ गई है कि वो कहते हैं ये आज से पहले स्पीकर के इख्तियारात के बारे में इस तरह बातें नहीं हुई थी। वो कहते हैं स्पीकर का इख्तियार बहुत ज़्यादा होता है और उसकी तशरीह कर दी हुई चीज़ या उसके फैसले जो है इतनी आसानी के साथ अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकते। तो आपको लगता है कि चाहे राइटली और रॉन्गली, विटिंग और विटिंगली, वो हुकूमत का साइड लें स्पीकर, लेकिन जो उनकी बात वो जो कहेंगे वो अदारे भी या सुप्रीम कोर्ट बाकी भी लोग उसको मानेंगे? जी। तो पहली बात याद रखिए, स्पीकर साहब का कंडक्ट, असेंबली का प्रोसीजरल कंडक्ट, यानी मुझे वो टाइम देते हैं कि नहीं, किसी मेंबर की पिटिशन लेते हैं कि नहीं, किसी मेंबर के साथ क्या सलूक करते हैं, वो हम इसके अंदर क्या करते हैं, उन चीजों की इम्यूनिटी है। आइन जो जिम्मेदारियां देता है, आइन जो हाउस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है, या आइन उनको अजलास बुलाने का, या आइन उनको अदम एतमाद की सूरत में 7 दिन के अंदर अजलास बुलाने का पाबंद करता है, उसके डिफाइस की सूरत में ये नहीं है कि वो उनको एग्जाम्पशन होगी। ये स्पीकर का कोई एग्जाम्पशन की सूरत हाल नहीं है। और याद रखिए, बरतानिया में सबसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो वो है। पिछले 700-800 साल में जब से वहां पार्लियामान का या इस इलेक्टोरल प्रोसेस का वजूद आया है, उस वक्त से लेके आज तक वहां पे ये नहीं हुआ कि अदालत ने कभी पार्लियामान के मामले में मदाखलत की हो। लेकिन ये ब्रेक्जिट के इशू पे, वहां पे जब हुकूमत वक्त ने, वजीर आजम ने ब्रेक्जिट पे उनको अपनी जमात से भी रेजिस्टेंस थी,
वो कुछ टाइम गेन करना चाहते थे। उन्होंने स्पीकर के साथ मिल के ये थोड़ा सा डिले किया अपोजिशन की तहरीक को, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड ने इंटरवीन किया और उन्होंने पहली दफा कई 100 साल के बाद उन्होंने कहा कि नो, ये स्पीकर का राइट नहीं है। अगर अपोजिशन ने एक रिक्वेजिशन दिया है, उसके ऊपर वोटिंग कराना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही हैज टू डू। अच्छा, ये जो मुनर्रिफ अरकान है, इनके बारे में कायरा साहब बड़ी बात हो रही है। आपने देखा कल भी और आज भी चीफ जस्टिस साहब के ऑब्जर्वेशन में से ये भी थी कि जी पार्टी डिसिप्लिन को अगर फॉलो ना किया जाए तो पार्टी तबाह हो जाती है। और उन्होंने कहा कि ये भी कहा गया है, किसी और जज ने कहा कि जी ये पार्टी का वोट है, पार्टी की अमानत है, आपको नहीं हक पहुँचता कि आप इस तरीके से जाएँ। दूसरा, अटर्नी जनरल ने भी ये कहा है, उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ज़मीर का बोझ है, ज़मीर की आवाज़ पे अगर कोई शख्स वोट करना चाहता है तो वो कहते हैं ज़मीर, उन्होंने कहा इस्तीफा दे दे, उसके बाद आके ज़मीर को सामने बीच में लेके आए। तो दोनों पे मैं चाहूंगा कमेंट आपका। सर, मैं एक तो ये समझा कि उन्होंने कहा इस्तीफा दे दे, हाँ ये बात दुरुस्त है कि एक मेंबर अगर ये समझता है कि उस पार्टी के साथ नहीं चल सकता तो उसका एक ऑप्शन ये है कि वो इस्तीफा दे दे। लेकिन एहतिशाम साहब, ये जो हमारे वहाँ अदालत के अंदर भी ये बहस रही है, मीडिया में भी ये बहस हुई है, शायद कोई कलेक्टिव वोट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और मेंबर के पास इंडिपेंडेंट राय नहीं रहती। जमात का एक बड़ा रोल जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जमात के सारे वोट नहीं होते। अगर सारे वोट इमरान खान साहब को मिले होते या बिलावल साहब को मिले होते, सारे मेंबरान, अगर हुकूमत बनी है इमरान खान, वो कहते हैं बड़े पॉपुलर है, उनके मेंबरों को उनकी वजह से वोट मिले, तो उनको तो सारे मुल्क में उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे, फिर तो 342 सीटें उन्हीं की होनी चाहिए थी ना। लो, सो जो उनको सीटें उतनी नहीं मिली, बाकी जमातों को भी मिली है, उसका मतलब है कि कुछ लोग उनके जो थे, जिनके अपने वोट भी थे, उनकी जमात के वोट भी थे, उन्होंने अपनी राय का इजहार करना है और उस राय में जमात के मफाद का भी ख्याल रखना है। वो पहले जमात के साथ रहे। मैंने पहले वजाहत से आपसे अर्ज किया है कि ये मुमकिन नहीं है कि आइन के अंदर एक क्लाज रखी जाए और उस क्लाज को ऑपरेटिव ना रखा जाए। अगर आपने ये इंटरप्रिटेशन माननी हो तो फिर तो कोई मेंबर कभी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट कास्ट नहीं करेगा और प्राइम मिनिस्टर कभी डिसीट होगा नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके खिलाफ अदम एतमाद होगा नहीं, तो फिर ये क्लास क्यों डाली दुनिया में? लेकिन कायरा साहब, आपको नहीं लगता कि अब ये 63A का मामला अदालत में चला गया है तो कोई ऐसा मुस्तकबिल के लिए फैसला आना चाहिए कि जिससे ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो सिलसिला है या फिर ज़मीर फरोशी का सिलसिला है, इसे मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि माजी में आपकी जमात की भुगतती रही है, फिर हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने तो ये 63A खुद शामिल किया था आइन में, और नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि हम चाहते हैं कि ये वफादारियां खरीदने का ये जो खेल है, ज़मीर फरोशी का ये खेल है, ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि किसी सबूत के बगैर सिर्फ हुकूमत का ये जो बिक गए, पैसे ले लिए, हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, इस बात को रिपीटेडली नहीं करनी चाहिए मीडिया। ये चाहिए कि उसका कोई सबूत आ जाए, हाँ बिल्कुल, फिर बात करनी चाहिए। दूसरी राय कि ये जो पैसों का इशू है, अगर एक मेंबर अपने हाथ में कुरान उठा, अपने हाथ, और वो कहता है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मैं इस हुकूमत के खिलाफ था, काश ये सारे कुरान पे हाथ रख के 4 महीने, एक आदमी ने कहा है, काश ये सारे कह देना, एक आदमी ने कुरान पे हाथ रख के कहा है। अच्छा, सबूत भी तो मौजूद है ना। सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले कुछ वीडियोस भी मंजर-ए-आम पर आई थी। जी जी, उस वक्त आपने जो किया था, हमने ये सवाल तो नहीं उठाया था ना, आपका हक था। मैं आज की बात कर रहा हूँ, एक मेंबर भी अगर ऐसा है, पहली बात तो यह है कि अब जितने मेंबरों को कहेंगे वो हाथ रख देंगे, इसलिए कि वो उन्होंने पैसे नहीं लिए। हुकूमत के इत्तेहादी कह रहे हैं कि पहली दफा पैसे नहीं चले, मेंबरान कह रहे हैं। अच्छा, फर्ज करें एक मेंबर ही है, वज़ीर आज़म तो सबको कह लीजिए कि कह रहे हैं बिक गए, ये जमीन फरोश है। आप भी कह रहे हैं, आपने कोई डिस्टिंक्ट तो नहीं किया ना कि जी एक ने नहीं कहा, एक ने कहा, बाकी ने नहीं कहा, तो बाकी भी कह दें। तो ये मेरी गुजारिश होगी कि हमें बड़े एहतियात से ये बात करनी है, इसलिए कि किसी के किरदार के ऊपर बहुत बड़ी इज्जत की बात है। साहब, माजरत के साथ तारीख भी गवाह है, और आपने हमारी सियासी जिंदगी में आपने देखा है कि आपकी पार्टी भी ये कहती रही है, नून वाले भी कहते रहे, हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज हमने आप लोगों से सुना है। हाँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सर होता है ना, कोई पैसे लेता है, कोई बारात लेता है, कुछ ना कुछ करता है। माजरत के साथ हमारी सियासी तारीख में कोई इतनी अच्छी नहीं है कि हम कहें कि जी सारे लोग क्लीन है। हाँ। ये नहीं कह रहा, मैं किसी की गारंटी तो नहीं दे सकता जी, मुझे नहीं पता कोई क्लीन है कि नहीं,
मैं तो ये कह रहा हूँ कि अनलेस एंड अनटिल आपके पास मेरे पास कोई सबूत ना हो, हमें ये किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल देना चाहिए। हाँ, हुकूमत वक्त की तो आदत है, उनको तो आदत है हर शख्स को गाली दे देनी है, लेकिन हमें मोहतात रहने की जरूरत है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। हाँ, अगली बात, इसके ऊपर बिल्कुल रायदानी होनी चाहिए, इसके ऊपर मीडिया के जरिए रायदानी होनी चाहिए, इसके ऊपर अदालत की तरफ से भी अगर कोई बात आ जाती है, कानून ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन मेरी राय में, मेरी दानिश में, इसका सबसे बड़ा एहतसाब, सबसे बड़ा जो काम है वो पाकिस्तान के अवाम और उन मेंबरान के हल्के के लोग करेंगे। अगर वो समझते हैं कि इस मेंबर का किरदार मशकूक हो गया है तो वो उसको वोट आउट करेंगे तो काम बनेगा, वरना एहतिशाम साहब, मुफादात लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो सरेआम न भी हो, लेकिन लोग मुफाद ले लेते हैं। लोगों से, हल्के के लोगों से छुपाना मुश्किल होता है क्योंकि वो लोग क्लोजली निटेड होते हैं लोग। तो वहां से अगर लोगों की राय ऊपर आ जाती है, मीडिया के जरिए आए, लोगों की राय आए, वो दबाव, अवाम का दबाव बड़ा दबाव है, वो मजहब के दबाव से भी बड़ा है, वो कानून के दबाव से भी बड़ा है, वो हतमी फैसला कुन होता है। और दुनिया सारी की डेमोक्रेसीज में जहां डेमोक्रेसीज फंक्शन कर रही है, वहां अवामी दबाव हतमी रोल अदा करता है। ठीक है, अल्लाह करे हम भी उस पर कायरा साहब ब्रेक की तरफ जाते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, नाज़रीन स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कायरा साहब, ये इत्तेहादियों के मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या कोई हतमी फैसला किया इत्तेहादियों ने? आज खबरें आ रही थी आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है MQM से, और खबरें ये थी कि कोई मामलात सेटल हो गए हैं, तो वाकई कोई मामलात तय पा गए हैं आपके? और ये कहा जा रहा है कि कायरा साहब के कल कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट भी होगी आप लोगों की तरफ से। शाम साहब, मैं तो क्योंकि मीटिंग में था नहीं, जो गुफ्तगू मैंने टेलीविजन के जरिए सुनी है उसमें तो उन्होंने कहा है कि हमने मुज़ाकरात तो हमारे बड़े सीरियस लेवल पे कई दफा हुए हैं और उनके जो मुतालिबात या जो गवर्नमेंट हमारी कर सकती है उस पर जो इत्तेफाक हो सकता था उस पर प्रिंसिपली तो तय हो गया था। अच्छा। अब उसकी क्या फाइनल शेप है या कब अनाउंसमेंट होती है उसके बारे में मुझे कोई हद नहीं पता नहीं। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया, बल्कि आज भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा मेरे पास तुरब का एक पत्ता है, ऑपोजिशन के लिए बड़े बड़े सरप्राइजेज हैं, जब जलसा होगा तो मैं बड़े बड़े सरप्राइजेज दूंगा ऑपोजिशन को। इत्तेहादी उन्होंने कहा कि हमारे साथ ही, और वो कह रहे हैं कि अंदाजा ही नहीं होगा, ऑपोजिशन के अपने लोग जो हैं वो उनके साथ नहीं होंगे। तो ये लगता है कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आपको। अच्छा, ये फरमाइए फर्क ऐसा, पहली बात तो ये ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वज़ीर आज़म साहब इस तरह की जो फ्लूक शॉट और उस पर कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि फर्ज करें उनके इत्तेहादी तो हमारे साथ अभी तक अनाउंस नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ तो खुल के बातें कर रहे हैं ना। सो गवर्नमेंट का वो जिसके साथ वो जायज नहीं है। तीसरी गुजारिश ये है कि अगर वज़ीर आज़म साहब के कहने में कोई जरा भी शायबा भी सच का हो, तो इसका मतलब है कि वो जो हमारे लोग हमारे साथ नहीं होंगे उनके साथ होंगे, उनके साथ जाएंगे तो जमीन के मुताबिक जाएंगे, हमारे साथ आएंगे तो खरीदारी के जरिए आएंगे। ठीक, ये क्या खूबसूरत बात है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये मैं इसलिए कहूँगा कि अभी शिबली फराज ने एक जगह कल कहा है, कायरा साहब, वो कहते हैं कि ओपोजिशन के 16 बंदे हमारे पास हैं और वो आप देखिएगा कि वो हमारे हक में जाएंगे। अब दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी गवर्नमेंट के पास देने के लिए बहुत कुछ है, और आज एक किसी का स्टेटमेंट भी था 3 करोड़ देना, 30 करोड़ देना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कोई मसला नहीं है। आप इस बात को कैसे देखते हैं? एक तरफ ये बात है ज़मीर फरोशी का ताना, वो भी गलत है। अगर हुकूमत की तरफ से ये बात आएगी नहीं 16 मेंबर हमारी तरफ से हैं, तो इसको कैसे देखेंगे आप? मैंने तो पहले आपको वजाहत कर दी ना शाम साहब के, हमारी तरफ आए तो खरीदे गए, उनकी तरफ जाए तो ज़मीर की आवाज़ है। चले, ये खान साहब वैसे हमेशा ही कहते रहते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि हुकूमत बहुत कुछ दे सकती है, फलाह दे सकती है। वजीर आजम साहब अपने कौन से असूल पे खड़े हुए हैं? उन्होंने अपना हर नारा मारा और हर नारे से निराव किया। वो तो अपनी अकाउंटेबिलिटी के नारे के साथ भी मुखलस नहीं खड़े हुए। उन्होंने तो नारे मारे हैं, जो किसी ने कान में कहा नारा मार दिया। क्या उन्होंने बिजली सस्ती कर दी, तेल सस्ता कर दिया, गैस सस्ती कर दी, रोजमर्रा की अशिया सस्ती कर दी, नौकरियां दे दी? क्या पाकिस्तान का टूटा हुआ 200 अरब डॉलर बकौल उनके जो दुनिया में बाहर पड़ा था वो ले आए? क्या उन्होंने एहतसाब के कानून को दुरुस्त कर दिया? क्या उन्होंने सिविल लॉज को ठीक कर दिया? पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक कर दिया? रोजगार के फराहमी कर, क्या किया? कुछ नहीं किया।
सारे लोगों को जिनको गालियां देते थे, चोर डाकू कहते थे, पाकिस्तान का दुश्मन कहते थे, उनको साथ बिठा के हुकूमत में ले आए। सारे लोग जिनको वो गालियां देते थे, जब उनकी जमात में जाके ज्वाइन किया तो बिस्मिल्लाह उनके गले में अपना पार्टी का परचम डाला और गले मिलके उन्होंने कहा अब इनके पिछले गुनाह धुल गए। तो ये तो इमरान खान साहब का पुराना वतीरा है, कोई नई बात चलें, ये ठीक हो गया। कायरा साहब, माजरत के साथ एक सवाल थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, आपसे हमारी मोहब्बत भी है लेकिन आप जवाब भी देते हैं, टका के देते हैं, तो मैं इसलिए पूछूंगा। अब जरदारी साहब की रेपुटेशन जो है इस हवाले से आप सबके सामने है कि जरदारी साहब लोगों को किस तरह घेरते हैं। बलूचिस्तान की असम्बली को तोड़ना हो, संजरानी साहब को चेयरमैन बनाना हो, कुछ और करना हो, और लोग कहते हैं कि जी ये तुर्क का असल पत्ता जरदारी साहब के पास है, कि उनके पास, और कहा भी जाता है कि बोरियों के मुंह खोल दिएंगे इन हालात में। तो अब रेपुटेशन भी अगर ये बन जाए माजरत के साथ कि जरदारी साहब लोगों को नवाजना भी जानते हैं, दोस्तियाँ निभाना भी जानते हैं, लोगों को विन ओवर भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं और हर तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कि पहली बात तो यह है कि ये परसेप्शन नहीं बनना चाहिए था, जरदारी साहब के बारे में बनाया गया है और उनको भी इसमें एहतियात करने की जरूरत है। लेकिन इसको एक तरफ रखते हुए, जब तक एहतशाम साहब किसी शख्स के बारे में हमारे पास सबूत ना हो, हमारी सियासत के अंदर भी और बाकी अदरवाइज भी हमारी जिंदगी में एक वतीरा बन गया है कि हम इंतहाई बड़ा इजाफा कर देते, हम किसी के किरदार पर सबूत नहीं होता, और बगैर सबूत के अगर किसी पे इल्जाम लगे तो उसको उसकी सजा मिल सकती है, हो सकता है वो कोई गुनाह हो। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सही। अच्छा कायरा साहब, ऑपोजिशन का दावा ये है कि जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं 172 उसे क्रॉस कर गए, 200 के करीब हमारे पास नंबर्स हैं और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। अगर हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि कोई गलत फहमी में ना रहे कि मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि ऑपोजिशन में मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो सर, अगर बिलफर्ज कामयाब हो जाती है तो फिर सूरत हाल आपको लगता है कि किसी तसादुम की तरफ भी जा सकती है? खदशात हैं? देखिए, वज़ीर आज़म तो अभी भी तसादुम की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं छोड़ रहे। वो 27 का जलसा बाकायदा जिस दिन अनाउंस किया, उन्होंने कहा 28 को वोट है, एक दिन पहले और मैं देखूंगा 10 लाख लोग लाके क्या करते, यही कहा था ना, वो तो सदन के लिए था ना। एक दिन पहले उन्होंने कहा था, वोटिंग से एक दिन पहले। बड़ी अलग बात है कि अब उससे भी फिर गए, लेकिन वो कोई बात भी नहीं है। लेकिन गुजारिश है कि वजीर आजम साहब बहुत खतरनाक हो जाएंगे, क्या करेंगे? जो जब के पास थी, जब इंटेलिजेंस एजेंसियां उनके पास, जब मीडिया का भी किसी हद तक किया गया था, और लेकिन कारा साहब एक और 30 का जिम्मेदार आम आदमी भी जो है ना, और बहुत से लोग भी, लिखने वाले भी ठहरा रहे हैं, वो दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि ये सारी लड़ाई में जो गैर यकीनी की सूरत हाल और ये महाजराई जो एक वायलेंस की तरफ मुल्क जा रहा है, वो कहते हैं ये दोनों पार्टियां जो है ना, इनको पीछे हटना चाहिए था, दोनों को ये इसको वापस लेके जाना चाहिए था कि कोई इत्तफाक राय वाला माहौल बने। तो लोग कहते हैं जी हुकूमत अगर ऐसा कर रही तो अपोजिशन भी टिट फॉर टैट वाला मामला कर रही है। आ रही है जी कायरा साहब, ठीक है जी कायरा साहब, आप सुन सकते हैं? ठीक है, कायरा साहब की तरफ दोबारा जाएंगे। लेकिन एहतशाम साहब, खान साहब जो बार बार कर रहे हैं कि मेरे पास एक तुरब का पत्ता है जो कि मैं आखिरी स्टेज पर शो करूंगा, अभी ओवरऑल सूरत हाल देखें तो कोई उम्मीद बन नहीं रही कि मुनहरिफ अरकान वापस जाएं, इत्तेहादियों के भी मामलात आपके सामने। सर, क्या लगता है, क्या ऐसा पत्ता है प्राइम मिनिस्टर के पास कि आखिरी टाइम में बाजी पलट जाएगी या फिर वो वोट ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस ला रही है उसको नाकाम बना देंगे? सोनिया, पिछले 2-3 दिन से प्राइवेटली आपने देखा कि बहुत कुछ बातें एक हवाले से हम सुनते रहे हैं, एक लफ्ज़ नोशन की बात होती रही है। अच्छा। मैं आज इसलिए कर दूंगा कि कल किसी शो में ये बात भी हुई और आज एक बड़े उर्दू के अखबार में ये चीज़ रिपोर्ट हुई है कि जी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जी क्या प्राइम मिनिस्टर साहब कोई नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। अब ये इसको हम बिटवीन द लाइन देखें तो क्या है, किसके बारे में है, क्या हो सकता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसा नहीं है। उनके पास जिस तरीके से आपने शुरू में जिक्र किया था कि कुछ वीडियोस हैं। अच्छा। अगर 1-2 बंदे के बारे में भी वीडियोस हैं, राना मशहूद की तरह पैसे पकड़ते हुए कोई दिखा रहे हैं आप, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का, हुकूमत का केस, अपोजिशन का केस तराम करके नीचे आ जाएगा। और एक वो जो उसको कहते हैं ना हाई मॉरल ग्राउंड, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, लोग यही कह रहे हैं, हुकूमती लोग भी कह रहे हैं कि जी हम ज़्यादा दे सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, नवाज सकते हैं।
असल बात यह है कि जिस तरीके से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं ख़ास तौर पे पीटीआई के लोग, और जो दावा कर रहे हैं राजा रियाज साहब के जी 24 लोग हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इस वक्त इत्तेहादी तो पीछे ही हट गए हैं, उनको माइनस कर दें, जो कुछ करते हैं असल मसला तो अपने लोगों का है। और परवेज़ इलाही साहब तो ये कहते हैं कि जी हमें नहीं कुछ पता, आप अपने बंदे पास रखें, आपके बंदे जिधर जाएंगे आप उधर ही जाएंगे। अच्छा। तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हुकूमत को दे रहे हैं कि भाई अपने बंदों की तरफ नज़र रखें, अगर वो आपके पास नहीं रहते तो क्या होगा। तो मेरा ख्याल है अब कल से आप देखते हैं अपोजिशन वाले कई हवालों से सोनिया खुश नज़र आते हैं कि ये लड़ाई हमसे हटके कहीं और चली गई। वो समझते हैं कि आए अपने प्राइम मिनिस्टर साहब इदारों के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने वाजे किया है कि मेरे इदारों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। कितने दिनों बाद वो न्यूट्रल को जो उन्होंने जस्टिफाई किया या न्यूट्रल के बारे में उन्होंने बताया कि जी असल हकीकत क्या है। कायरा साहब आगे जी कायरा साहब से कायरा साहब मैं ये बात करूंगा, मैं अभी अपने कमेंट में एक बात की है, वो ये कि एक नोटिफिकेशन की बड़ी बात हो रही है। 2 दिन पहले बात हुई, आज एक अखबार में रिपोर्ट भी बड़े अखबार में हुई, उसके बारे में बातें भी हुई। लोग कह रहे हैं कि तुर्क का पता ऐसा भी हो सकता है। तो आप माशाल्लाह पॉलिटिकल एक्यूमन हम सबसे बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ये, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जी लड़ाई आपसे हट गई है, किसी और तरफ चली गई है। सब अल्लाह करे ऐसा ना हो, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात होगी अगर ऐसा होता है तो। और अगर ऐसा होता है, बल्कि इस पर कमेंट रहने दें, अल्लाह करे ऐसा ना हो बिल्कुल। क्योंकि खान साहब का न्यूट्रल ना होने का या न्यूट्रल ना रहने का जो क्लेम था, वो न्यूट्रल किसको कहा जाता है? मीडिया का न्यूट्रल होना किसी हद तक ये तो जरूरी है। अवाम तो न्यूट्रल नहीं होते, सियासी जमातें तो न्यूट्रल नहीं होती, पार्लियामान तो न्यूट्रल नहीं होती, या अदलिया न्यूट्रल होती है, इंतजामिया न्यूट्रल होती है, या फौज न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल वो है जो आइन के तहत काम करने वाले सरकारी इदारे हैं जिन्होंने किसी एक तरफ नहीं जाना। आपका भी अपना एक ओपिनियन हो सकता है, आपके ऊपर भी वो बाइंडिंग उस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी मीडिया से तवक्को है कि आप न्यूट्रल होंगे। लेकिन बाकी इदारों को जिनको आइन बाइंड करता है उनके बारे में उन्होंने बात की थी और वो फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। ये बड़ी बदकिस्मती होगी, अल्लाह करेगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान का माजी इस मामले में बड़ा तल्ख है। खान साहब से किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है, ये बात अपनी जगह है। मुझे इसलिए याद आया, आपको याद होगा कि जब पिछली हुकूमत के खिलाफ धरने के लिए निकले थे तो बड़ी खौफनाक बातें की थी, और एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि मैं अगले दिन एक बहुत अहम ऐलान करूंगा। जब वो सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था और बिजली के बिल उन्होंने फाड़ दिए थे, लोगों को कहा था कि आज के बाद बिजली के बिल ना दें। तो ये लोग कह रहे हैं कि आप यू कैन एक्सपेक्ट एनी डैम थिंग फ्रॉम हिम, ऐसी बात है? शाम साहब, अगर देखे ना, एक चीज ध्यान में रखिए कि एक बैलेंस्ड बिहेवियर जो है ना, वही मुआशरे के अंदर एक्सेप्टेबल होता है। उसकी दोनों इंतहाएं, वो गुस्से वाला हो, वो जज्बाती हो, उसकी भी एक इंतहा है, और वो डिप्रेशन वाला हो, उसकी भी एक इंतहा है। अगर डिप्रेशन वाली साइड पे आप बिल्कुल इनएक्टिव होकर बैठ जाए तो फारग हो जाते हैं, और अगर आप इंतहा के भी ऊपर चले जाएं तो फिर भी आपको सोसाइटी डिसऑन कर देती है और आपको उठा के बाहर फेंक देती है। फिर खान साहब का मुकद्दर शायद वो बन जाएगा। अनोखे लाडलों की तरह हर बात कबूल नहीं की जाती, एक लिमिट्स हैं, अपर लिमिट्स भी है, लोअर लिमिट्स भी है, उनको दरमियान में खेलना पड़ेगा। उससे बयान जाएंगे तो जल्दी फारग हो जाएंगे, फारग तो नहीं होना। एक चीज कायरा साहब, फ्यूचर के सेटअप के बारे में कहते हैं बिल्कुल अनक्लियर है, किसी को नहीं पता। आप लोगों से बात भी की जाए तो वो ये कहते हैं कि जी फिलहाल तो ये लग रहा है कि जी इसको निकाला जाए, उसके बाद हम देखेंगे। गैर यकीनी की सूरत हाल इसी तरह क्या बरकरार रहेगी? शहबाज शरीफ साहब ने तो अपना एक ज़ाती आइडिया दे दिया था, बड़ी तनकीद हुई थी कि जी 5 साल के लिए एक इंटरिम सेटअप बने और माइनस पीटीआई बने, वो तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि 2 महीने 3 महीने बाद कोई फाइनल फैसला आप लोग कर पाएंगे? अगर हटाने में इनको कामयाब हो जाते हैं तो किस तरीके से ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी? और फिर माजत के साथ अब 1.5 महीना हो गया, कोई आप लोगों की तरफ से महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा। लोग कहते हैं कि जी अब महंगाई शंगाई कहाँ चली गई है, सिर्फ एक इमरान खान को हटाने की बातें हो रही हैं। श्याम साहब, इमरान खान की हुकूमत को हटाने का बेसिक एजेंडा ये है कि ये पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में आग लगा दी। ये है ही महंगाई की वजह से, ये है ही बेरोजगारी की वजह से, ये है ही माफियाओं की सरपरस्ती की वजह से। ये कहना कि हम अवाम की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये तो अनफेयर हो जाएगा। प्लीज ये ना कहें, आपसे नहीं तवक्को, हम तो कर ही रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं। दूसरी गुजारिश कि आपका सवाल का पहला हिस्सा क्या था, यही कि फ्यूचर का सेटअप क्या होगा अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है? फ्यूचर सेटअप में तो बड़ी सिंपल गुजारिश है, हमने पहले वादे किया था, शहबाज शरीफ साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे।
उनके साथ जो इत्तेहाद बनेगा या गवर्नमेंट जो बनेगी वो सारी जो सब गवर्नमेंट के परवेज इलाही खिलाफ चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सर ये तो अभी तो फेडरल गवर्नमेंट की बात है ना, अच्छा। सूबों के ऊपर यह हो जाएगा, हमारी तजवीज है, उसके ऊपर राय आ जाएगी, लेकिन अभी तो उसके ऊपर छेड़ा ही नहीं गया उसको। तो असेंबली में मुद्दत पूरी करेंगे या सिर्फ फौरी इलेक्शन की तरफ जाएंगे? देखिए ना, पहली गुजारिश ये है, पहले इसको जरा सोचें। जी जी। हमारी गवर्नमेंट थी फेडरल में, पंजाब में शहबाज शरीफ साहब थे, इमरान खान की गवर्नमेंट है फेडरल में, हमारी सिंध में गवर्नमेंट है चल रही है। इसी तरह फेडरल में अगर गवर्नमेंट कोई और आ जाती है और पंजाब में गवर्नमेंट तब्दील नहीं की जाती, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। करनी है तो क्या करना है, सारी जमातें बैठ के फैसला कर, अभी नहीं है। अभी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी अनसर्टेनिटी, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। अच्छा। और ये एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट नहीं होगी। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा था 5 साल के लिए, वो हुकूमत का माजरत के साथ कारा साहब, ये गैर यकीनी की वजह से आप देख लें डॉलर 182 का हो गया, हर तीसरे दिन स्टॉक मार्केट क्रैश करती है, 1200 1400 पॉइंट नीचे जाती है। सर ये गैर यकीनी की वजह से ही हो रही है ना? सर ये बात दुरुस्त है, गैर यकीनी तो होती है ना जी अच्छी कैफियत में, ये तो नहीं हो सकता। इस गैर यकीनी को खत्म करने के लिए ही तो ये जो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के 7 दिन रखे गए हैं, ये स्पीकर साहब ने बहुत बड़ा ज़ुल्म किया इस मुल्क के साथ, उन्होंने आइन का खिलवाड़ कर दिया। ये 14 दिन वाली तहरीक का कोई इशू नहीं है, 7 दिन है। क्योंकि वजीर आजम की जात को जब चैलेंज कर दिया जाता है तो मुल्क किसी गैर यकीनी सूरत हाल का मुतहम्मल नहीं होता। लिहाजा 7 दिन के अंदर अंदर आपने फैसला करना है। और पहले 3 दिन वोट इसलिए नहीं डालना कि अगर मुल्क भर से मेंबरान ने ट्रैवल करना होगा तो कोई मेंबर रह ना जाए वोट डालने से। लिहाजा वो तो क्लियर है कि स्पीकर साहब और हुकूमत ये कर रही है। लेकिन ये जो बात है कि जी हम कोई गैर यकीनी को हवा दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते हैं फौरी तौर पे ये मामला किसी तरफ लगे। और अगर डॉलर हो गया 182 का, तो एहतिशाम साहब जब इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई उससे पहले ही डॉलर कहाँ तक पहुंचा हुआ था। ये सिर्फ हमें तो मुर्द इल्जाम ना ठहरा दे, पिछले 1 साल से डॉलर देखे किस तरफ जा रहा है। ओवरऑल बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो नहीं पेश की थी। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कायरा साहब का सिलसिला जारी रहेगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, अगर बिलफर्ज तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है तो ज़ाहिर है अभी तक कोई क्लैरिटी आई नहीं अपोजिशन की जानिब से कि होगा क्या, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी या फिर फौरी इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन ये मसाइल जो हैं सर, इस वक्त महंगाई हम देख रहे हैं कि अपनी उरूज पर है, अभी आपने डॉलर का भी जिक्र किया, फिर ओवरऑल इंटरनेशनली जो एक सिचुएशन बनी हुई है, आपको लगता है कि कोई मामलात या जो आम आवाम है उसकी किस्मत बदलेगी या इससे भी ज़्यादा बदतर होने के खदशात? सोनिया देखें, इस वक्त तक तो हमें नहीं पता कि विनर कौन है, लूज़र कौन है। लेकिन हाँ। एक बात तय है, आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ, सारे लोग समझते हैं कि अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं भी होती तो ये प्राइम मिनिस्टर के लिए मुश्किलात कम नहीं होंगी। कहते हैं ना, अपोजिशन के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो अपना दबाव बढ़ाते रहेंगे मीडिया के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए और बहुत से हवालों से। असल मसला यह है कि 3.5 साल तक मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को इस तरफ लगा दिया गया। उनके सारे लोग हर वक्त डिफेंड करते रहते हैं। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो रिएक्ट करते हैं, एक्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा कि कामयाबी के बाद भी मामला ठीक कर सके। एक बात और सुनिए जो हो रही है ना मुख्तलिफ क्वार्टर्स में, जो गिव एंड टेक की बात है कि जी अगर अदम एतमाद अपोजिशन को कहा जाए वापस ले लें और उसके बाद अर्ली इलेक्शन कॉल कर लिया जाए, तो क्या ये हो सकता है? मेरा ख्याल है शायद इस ऑप्शन पे भी बात हो सकती है, ये हुई होगी, लेकिन लड़ाई इतनी आगे जा चुकी है कि शायद अब किसी एक को गिरना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने तो कल बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा, वो ज़ाहिर है इमरान खान की जानिब से जो मुतालबात, कामरान खान जो है जर्नलिस्ट है, उनकी जानिब से जो 4 मुतालबात शायद आपकी नज़रों से भी गुजरे, बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है प्राइम मिनिस्टर ने इस पर। नहीं, रिएक्शन तो दिया, और ये यहाँ तक कहा कि उन्हें किसने बताया, कोई मेरी बात तो उनके साथ नहीं। देखिए सुनिए, कहीं ना कहीं से किसी को ना कुछ पता चल रहा होता है ना। अब आपसे मेरी डायरेक्ट बात नहीं है, आपके किसी अजीज के रिश्तेदार से मुझे कुछ पता चल जाए, आपके किसी कुलीग्स को कोई चीज़ पता लग सकती है। अभी 1-on-1 मुलाकात होती है प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, आर्मी चीफ के साथ, फिर भी खबरें आती हैं, लोग कहते हैं जी आप बीच में बैठे हुए थे। जब 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो दोनों हजरात अपने अपने लोगों से मशवरे कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं से बात निकल जाती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि ज़ेब दास्तान के लिए अगर 10% पता चलती है तो 20-30% हम खुद आगे लोग लगा देते हैं, जो कि विच इज़ नॉट फेयर। अब असल बात यह सुनिए कि जी इस वक्त क्या कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी? हालात जिस तरीके से तेज़ी के साथ ख़राब हो रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी
इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी सारी दुनिया देख रही है, हर चीज़ आकर रुक गई। अब मुझे 1.5 साल से बिल्कुल आप कहें स्टैंड स्टिल हो गया मामला, कहीं कोई तरक्की की बात नहीं हो रही। हुकूमत उठती है, वो देखती है कि ये अदम एतमाद को कैसे नाकाम करना है, उनकी सारी एनर्जीज अपोजिशन के लोगों की खरीदो फरोख्त करनी है नहीं करनी, गलत है या सही है, वो लगे हुए हैं। हाँ, एक लोग कहते हैं कि आज अपोजिशन के लोग इस बात को मान रहे हैं प्राइवेटी की हमसे गलती होगी, हमें पीटीआई के बंदे अगर तोड़े थे तो अनाउंस नहीं करने चाहिए थे। और क्योंकि ये अगर ये लम्हा जो आ गया है, ये पहली मरतबा हो रहा है कि ये स्पीकर को इख्तियार एक मिल जाएगा कि जी जो बंदे अनाउंस कर चुके हैं कि हम पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे, उसी पे तो रेफरेंस लेके गए वो। अगर वो ये ना करते तो रेफरेंस भी सदारतीनामा जाता और चुपके से एक बात हो सकती। लेकिन आज तो सर जराई से खबरें चल रही थी कि ये तो मजीद लोग मुनहरिफ अरकान जो हैं वो आजकल में अपोजिशन सामने लाने वाली है, तो फिर देखें सोनिया, वो तो फिर एक जिसको कहते हैं वही मॉरल हाई ग्राउंड की बात होगी। अगर फ़र्ज़ करें वो कामयाब हो जाते हैं, जिस तरह वो 24 लोगों की बात कर रहे हैं, आए तो 12 लोग सामने, अगर और लोग 20, 25, 30 आदमी पीटीआई के अगर जिस तरह वो दावा कर रहे हैं आ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए फिर हुकूमत में रहना, प्राइम मिनिस्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर रहना जो है ना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं दावे ही हैं। और जो आप देख लें गवर्नमेंट स्पोक्समैन हैं और मिनिस्टर्स हैं, वो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, ये लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ऐसी नहीं है, हम इनको सरप्राइज़ देंगे। वो कहते हैं हम सरप्राइज़ देंगे। लेकिन हर दो सूरत में सफ़र जो है ना मुल्क है, आम आदमी आप और मैं, दुनिया तरक्की कर रही है, कहाँ से कहाँ चलेगी हमारी सियासी लड़ाई, आपस की लड़ाइयों से निकल नहीं आती। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।